खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आप जहां भी कहीं होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कारोबार की दुनिया की। तो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस से परेशान कारोबारी हजरात के लिए गुज़श्ता महीने एक खुशखबरी का ऐलान किया गया था और खुशखबरी ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन की बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करने के हवाले से, जिसके बाद अमेजोन पर पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से कारोबारी अफराद को सहूलत देने के लिए नई कानून साजी पर भी गौर किया जा रहा है। अमेजोन की सेलर लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी और रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे, लेकिन ये नताइज तब हासिल हो सकेंगे जब पाकिस्तान में रकूम के लेन देन के लिए कोई निज़ाम वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन सारिफीन की जानिब से रकूम की मुंतकली का निज़ाम पेपॉल पाकिस्तान में लाने के लिए जोर दिया जा रहा है। माजी में भी पेपॉल पाकिस्तान में लाने के हवाले से कोशिशें की जा रही थी। पेपॉल है क्या और अमेजोन पर बिजनेस करने के लिए पेपॉल की पाकिस्तान में मौजूदगी कितनी जरूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिम सिद्दीक है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। आसिम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसे हैं? आसिम, सबसे पहले तो हमें ये पेपॉल के हवाले से कुछ बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये सर्विस आखिर है क्या, क्योंकि हमारे ई कॉमर्स में जितने भी अफराद हैं इससे मुंसलिक हैं वो बहुत ज़्यादा अरसे से, पिछले कुछ अरसे से पेपॉल की डिमांड कर रहे थे कि पेपॉल पाकिस्तान में होना चाहिए। तो आखिर ये पेपॉल सर्विस है क्या? पेपल बेसिकली एक पेमेंट का सिस्टम है, एक गेटवे है जिसके थ्रू अगर आपकी प्रोडक्ट सेल करते हैं तब भी आपको पैसे रिसीव होते हैं, और अगर कोई बाय करते हैं आप तो उसके भी आपको उसी के थ्रू पैसे पे करते हैं। पेपल करता क्या है, आम आवाम के लिए, आम लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि लेट से आप अमेजोन के ऊपर गए, आपने अपनी एक प्रोडक्ट बेची, तो अगले पर्सन के पास जिसने उसको खरीदी है उसकी पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट करता है तो वो 2-3 ऑप्शंस होते हैं उसके पास, एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, और एक तीसरा ऑप्शन होता है पेपल अकाउंट का। पेपल इज लाइक अ बैंक। ये आपकी मर्जी होती है कि आपने वो पैसे अपने पेपल के अकाउंट में रखने हैं या आपने उसके अगले जो आपका सेलर या मर्चेंट है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने। ठीक है। अब पेपल इतना जरूरी क्यों हो गया, इसके अंदर इतनी क्या ऐसी बात है कि हर बंदा पेपल के पीछे जाता है? जो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये आपको एश्योरिटी देता है प्रोडक्ट की। इसमें एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर लेट से आपकी प्रोडक्ट आपने ली और आप उसे सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन क्लेम योर प्रोडक्ट, यू कैन रिफंड योर मनी। वेराज कोई और जितने भी आपके पेमेंट के गेटवे से एक दफा आपके पैसे चले जाएं तो वो लिटिगेशन और वो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो जबकि इसमें जितनी भी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स की साइट्स हैं, ये नंबर 1 गेटवे है, नंबर 1 पेमेंट गेटवे है जिसको हर बंदा जब भी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाता है तो वो मेक श्योर करता है कि पेपल इज देयर। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान में एक ये भी बहुत बड़ा मसला है ऑनलाइन सिस्टम का कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। जी, इस वजह से ज्यादा डिमांड में है। यस। आप इमेजिन करें कि अगर आपने एक चीज ली है वो ठीक नहीं है, जिसकी बहुत सारी क्यूरीज आती है पाकिस्तान में, और आपके पास एक ऑप्शन है कि यू कैन गेट इट रिफंडेड। आप 24 घंटे के अंदर पेपॉल का टाइम होता है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का रिफंड ले सकते हैं। और ये दोनों जो बायर और जो सेलर होते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। बाकी जितने भी गेटवेज हैं वो सिंपली आपके पैसे पकड़ेंगे और अगले के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट, आई विल टेक दिस ऑन, 2019-18 में इन्होंने बहुत अग्रेसिवली इसकी एफर्ट की थी कि ये पेपॉल पाकिस्तान में है, लेकिन ये इनकार पेपॉल ने किया था पाकिस्तान में आने से। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ रूल्स हैं। पेपॉल कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सबसे बड़ा मसला है। अभी रिसेंटली FATF का इशू चल रहा है। अब ये पेपॉल का सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, पेपॉल का मसला इंडिया में भी है। इंडिया में भी पेपॉल अपनी पार्शियल सर्विसेज दे रहा है, बांग्लादेश में भी अपनी पार्शियल सर्विसेज दे रहा है। वहां पर आप पेपल के अकाउंट में पैसे नहीं रख सकते और बांग्लादेश में आप बांग्लादेश से बाहर पैसे नहीं भेज सकते। सो देयर आर लिमिटेशंस। और पाकिस्तान में लाने के लिए आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। हमने FATF के लिए इतनी लेजिस्लेशंस की हैं तो पेपल के लिए भी एक आधी कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। बस इस कंपनी को थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा सा। अब एक छोटी सी एक बात है, यू आर आस्किंग फॉर 20 मिलियन रुपीज एज अ सिक्योरिटी, मतलब कि आप अरबों की भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप 20 मिलियन चाहते हैं उनसे सिक्योरिटी स्टेट बैंक में रखवाएं, देन दे विल बी अलाउड टू कम। तो इस तरह की चीजों के ऊपर जो बिजनेसमैन होता है वो रिलक्टेंट होता है। आपने उसको फैसिलिटेशन मोड देना होता है रादर देन कि आप उसको प्रॉब्लम्स में और उसको और ज्यादा लिटिगेशन। लेकिन अगर आसिम पाकिस्तान में अगर आ जाता है पेपॉल तो हमें क्या उससे फायदा होगा? हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो जीरो से दैट विल बूम अप।
अच्छा। देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट का। एग्जैक्टली। पेपल गिव्स यू दैट। जब आपके पैसे सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, आपका ट्रस्ट आ जाएगा। और आपने देखा होगा उबर जब पाकिस्तान में आई उसके बाद बाइक किया और दूसरी कंपनी बाकी भी आ गई। जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है वो अपने साथ छोटी कंपनियों को लेके आती है। Amazon आई, अब इसके बाद अगला मैंने अपने आर्टिकल में भी ये लिखा था कि देयर आर 10 मोर बिग जायंट्स जिनको मिलाना चाहिए, लाइक eBay। एग्जैक्टली, दैट इज नंबर 1। आप उसको लेके आए। अब खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी आपने कहा कि पॉलिसी बन रही है, वी हैव बीन हियरिंग दिस फॉर लास्ट 1 decade। एग्जैक्टली कि सिर्फ बन ही रही है, गौर ही हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कुछ फुट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, उनको रियलिटीज का पता नहीं है। हाँ। वो लोग सोचते हैं अच्छा यार इससे हमारा रेवेन्यू बाहर चला जाएगा, इससे हमारा वो यही नहीं सोचते कि इन अ बिगर पिक्चर आपकी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो कुछ $मिलियन के ऊपर है, ये $बिलियंस तक जा सकती है। ठीक है। सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये जो लोग हैं ये दुबई से अपने अमेज़न के अकाउंट्स बनाए हुए थे इन्होंने। अच्छा। दुबई से बाहर की कंट्री से अपने पेपाल के अकाउंट्स बनाए हुए इन्होंने। तो क्या इसमें ऐसा मसला है कि हम इनको पाकिस्तान आ जाए और ताकि पाकिस्तान की कॉमर्स ही बूस्ट करे। तो जैसे फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि पेपाल को पाकिस्तान में आना चाहिए, तो वो इतना क्यों इसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आना चाहिए? पहले क्या वो पेमेंट जो प्रोसेस था या जो सिस्टम था वो यूज करते थे? देखें, देयर आर सेवरल वेज ऑफ पेमेंट। अभी जो करंटली पेमेंट का है, पेपाल से अपने पायनियर पे जाना होता है या आप मनी ट्रांसफर्स के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन एक होती है ऑथेंटिसिटी। मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं किसी का फ्रीलांसर के तौर पे एक काम करता हूँ, एक वेबसाइट बनाता हूँ या सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मुझे श्योरिटी होगी कि दैट माय मनी विल बी पेड टू मी। जब एक कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट ये हो चुका है, उसके भी एक ट्रस्ट फैक्टर है इसके अंदर जो बाकी कहीं पे भी नहीं है। आप क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंडओवर करते हैं, वो आपको एडवांस दिए होते हैं लेकिन बाकी नहीं देता, यू कांट डू एनीथिंग। इन केस ऑफ पेपाल आपकी जो डील होती है, जो भी अमाउंट होती है, उसकी एक सेट अमाउंट होती है जो कि आपकी पहले से रखी गई होती है। तो जो सबसे बड़ा चीज है वो है ट्रस्ट फैक्टर। इसके आने से आपके फ्रीलांसर्स, आपके ई कॉमर्स दोनों को बहुत बूम मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इफ दे वांट कोई लेजिस्लेशन करना, उनके लिए कुछ कवानीन के अंदर कुछ चेंज करनी है, अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए तो उनको दें। ये एक ऐसी कंपनी है जिससे आपकी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री और जो लोगों के अंदर एक शक और एक जो डर है वो खत्म हो सकता है। ठीक है। और मतलब अगर जो पेपाल अगर आ जाएगा और उससे जो ट्रांजैक्शंस की गई होंगी वो हमारे जो टैक्सेस इदारों में रिकॉर्ड मौजूद होगा, फ्रॉड नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने आपको भी इंडिया की और बांग्लादेश की एग्जांपल दी, तो वो भी हमारी तरह की इकोनॉमीज हैं। उनको भी ये इशू था कि जी लोग यहाँ से बाहर पैसे भेज देंगे, बट दे डिड इज कि उन्होंने कहा आपने हमारे बैंक्स के थ्रू जो है ना पैसे भेजने हैं, आपके पेपाल में पैसे आए, आप उनको ट्रांसफर कर दे किसी भी बैंक में, एनी बैंक, एमसीबी, एचपीएल, जो भी आपका लोकल बैंक है, और उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करें। जब बैंक में आ गए तो आपके नेट के ऊपर आ गए, आपके टैक्स सिस्टम के अंदर आ गए, सो यू कैन ट्रेस देम एज वेल। मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अब कोई फ्रॉड नहीं हो सकता अगर पेपाल हमारे पाकिस्तान में आ जाता है तो? जी आ जाता है, बस अपने उनको मनाना है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको सॉल्व नहीं कर रहे, हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। अच्छा। जिसकी वजह से वो आने में रिलक्टेंट है। तो उनको क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, क्या हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये जो हमने 20 मिलियन का एक रखा हुआ है चेक कि जी ये अब डिपॉजिट करें। आई वाज रीडिंग समवेयर, हमारा ही पाकिस्तानी डायरेक्टर है जो उधर पेपाल में बैठा हुआ है, उसी ने एफर्ट की कि जी पाकिस्तान में जाना चाहिए। तो जो कंपनी के इनसाइडर्स थे उन्होंने कहा यार इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू डू बिजनेस, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज नंबर 1 अनसर्टेनिटी, नंबर 2 ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, नंबर 3 जो फ्रॉड से रिलेटेड एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो इंश्योरेंस सिस्टम होता है, वो भी यहाँ पे लैग कर रहा है। और यकीन मानिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जो विद इन वीक्स हो सकती हैं। जस्ट आपको राइट पर्सन एट द राइट प्लेस चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली एक बैंकर को आप कहेंगे कि आप आईटी का सिस्टम बनाएं और एक आईटी वाले को बैंकर का, तो दोनों चीजें नहीं बनेंगी। सो यू नीड टू हैव गुड पीपल एट गुड प्लेसेस सो दैट कि हमारा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने अमेज़न के ऊपर शोज भी किए, आपने मीडिया में भी सुना, इतनी हाइप क्रिएट की गई, लेकिन आपने रियल ग्राउंड पे देखा होगा कुछ भी नहीं हुआ। आपको नहीं कुछ नजर आया? नौजवानों में कोई जोश नहीं, एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं नजर आया? उसकी रीजन ये थी कि आपने उनको एजुकेट ही नहीं किया। जो बंदे ऑलरेडी इस फील्ड में है उन्होंने तो इसे यूटिलाइज कर लिया। जो नहीं है, अब फॉर एग्जांपल कामयाब जवान जो हमारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, दे शुड फैसिलिटेट दैट।
उसको इसके साथ लिंक अप करें कि आप अपने स्टोर्स खोलें, आप अपनी प्रोडक्ट्स खोलें, ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह आप अकाउंट बना सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि जो Amazon है उस पर जाके अकाउंट कैसे बनाना। बिल्कुल। और उसके बाद मैं अभी अपने आर्टिकल में बार बार इसका जिक्र करूंगा, मैंने इस पर एक चीज मेंशन की थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, व्हाई नॉट चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स। आपके जितने भी चैम्बर्स हैं आप उनकी ट्रेनिंग करें, वहाँ पे बिजनेसमैन को बुलाएं, उनको बताएं कि यार आप पहले एक करोड़ कमा रहे हैं तो इससे आप 100 करोड़ कमा सकते हैं। ये जो एक बात कही गई थी कि इट्स अ सी ऑफ ट्रेड, तो उस सी के अंदर आप जा ही नहीं रहे। हाँ। आप जस्ट रिलेक्टेंट है, डर रहे हैं, वो डर को खत्म करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी एफर्ट नहीं चाहिए। PITB इज देयर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इज देयर, बहुत कुछ है, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनके अंदर लेक्चर्स दे सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बाकी चीज़ों की बात गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर जो है रियल टाइम जो आपके जो माशरे के लोग हैं, माशरे के जो हालात हैं उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएं। हाँ। स्टूडेंट्स को बताएं, जो बिजनेसमैन उनको बताएं, जिन्होंने काम करना है। बिल्कुल। मीडिया पीपल्स को हमें तो सब पता है। हाँ। लेकिन जिन्होंने करना है उनको कुछ नहीं पता है। अभी भी एक दो किसी अब बात करें किसी बिजनेसमैन से तो कहेगा यार इसके लिए पैसे बहुत लगते हैं सेटअप करने के लिए, इट्स अ फ्री अकाउंट। तो यू नीड टू एजुकेट देम कि जी इस तरह से होगा। So again I would say legislation, ठीक है, that will not that इतना टाइम नहीं लेगी, आपको हफ्तों के अंदर ये काम हो सकता है। हमारे जो रजा बाकिर साहब हैं वो माशाल्लाह बहुत एग्रेसिवली लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी पिछले दिनों कुछ ऐप्स भी लॉन्च की हैं। इसी तरह से अगर वो पेपॉल के ऊपर भी जो उनके खदशात हैं उनको दूर करने के लिए कोई पॉलिसी इस तरह की लिए है, कोई उनको लेट्स से वो 20 मिलियन का एक जो उन्होंने पॉइंट रेज किया उसको हमें रेज कर दें, इसी तरह की कुछ फैसिलिटीज दे और भी बड़े जाइंट्स आएंगे। एंड वंस पेपल इज इन पाकिस्तान, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो खुद ही आ जाएंगी, सिक्योरिटी आ जाएगी। एग्जैक्टली उन्हें पता चल जाएगा कि अब हम जा सकते हैं वहाँ पे जाके कारोबार कर सकते हैं। तो जैसे अमेजोन का हम बात कर रहे थे, आगाज तो हो गया, पहले अमेजोन के बारे में भी लोग कहते थे अमेजोन पाकिस्तान में नहीं, अब पाकिस्तान में आ गया तो अब लोग खुद भी नहीं इंटरेस्ट पैदा कर रहे, देखिए ये शो कर रहे। उसमें दो चीज़ें हैं। ये जो इंटरेस्ट है ये एज फार एज इसमें मॉनेटरी चीज़ें ना हो, पैसे ना हो तो हर बंदा उसकी तरफ जाए। जहाँ पर पैसे की डीलिंग आ जाती है वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर आता है। ट्रस्ट फैक्टर को लाने के लिए आपका पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मुझे ये गारंटी नहीं होगी कि मेरे पैसे ऑनलाइन जाएंगे और वो सेव नहीं होंगे, आई विल नॉट डू अ ट्रांजैक्शन। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि इस ट्रांजैक्शन करने का फायदा क्या होगा, मैं करूँगा कैसे, कोई भी नहीं इसकी तरफ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग एक अनटैप्ड ऑप्शन है। हम लोग बाहर जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे पैसों के लिए जाते हैं। कभी यहाँ पर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके तो देखें। आपने अभी पेपॉल की बात की, यहाँ पर पाकिस्तान में दुनिया के जितने भी पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी इन वर्किंग है, ठीक है, लेकिन वो अंडरग्राउंड वर्किंग है, कोई भी उनको ऑन नहीं करता। हाँ। इसी तरह से अगर आप उनकी थोड़ी सी ओनरशिप लें, एक प्रॉपर उनकी कैंपेन रन करें कि जी आप इन पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट करें एंड दैट विल बी गारंटीड, तो हर बंदा आएगा, मैं भी आऊंगा, आप भी जाएंगी, सब लोग करेंगे। हाँ। फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, दे विल ऑल अबॉलिश अगर आप ट्रस्ट फैक्टर लेके आएंगे। यही एक मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भी और गवर्नमेंट की भी, जिसको हम लोगों ने करना है। आसिम, आपने हमारे साथ ही रहना है, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, आपने भी हमारे साथ ही रहना है, इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे आसिम। लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस पर वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं इस माफिया के जिससे दुनिया की परवाह है ना ही आखिरत की परवाह है। वो दुनिया और आखिरत से बेनियाज लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में मसरूफ है और वो माफिया है मिलावट करने वाला, जिससे बच्चों की ग़िज़ा दूध भी इस वक्त महफूज नहीं है। आटा हो या मसाला जात, गोश्त हो या दूध, केचप हो या मायनीज, घी हो या तेल, कोई भी चीज़ इस मिलावट माफिया से महफूज नहीं है। हर चीज़ में मिलावट करके इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। पहले सिर्फ दूध में पानी की मिलावट की जाती थी, अब तो ना जाने कौन कौन से जहरीले केमिकल्स मिलाकर जाली दूध तैयार किया जा रहा है। इन माफियाज को कंट्रोल करने और सारिफिन को खालिस अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से एक इदारा मौजूद है जो कोशिशें करता रहता है, लेकिन फिर भी ये बेलगाम माफिया लगाम में नहीं आ रहा।
गुज़श्ता रोज भी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं और कई हजार लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया है। आखिर ये माफिया बेलगाम क्यों है? इनको किसकी सरपरस्ती हासिल है? ये लोग इंसानी जानों से खिलवाड़ करने से क्यों बाज नहीं आते? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी हैं पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना साहब और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान आपको भी खुश आमदीद जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो कल ही आप लोगों ने एक रेड मारी और उस पर कई हजार लीटर नाकिस दूध जो है वो तल्फ किया गया है, तो ये जो दूध होता है, जो नाकिस दूध, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले तो हमें वो बता दी, और ये किन किन इलाकों में तैयार किया जाता है? इसमें जो एक तो रेगुलेशंस हैं हमारे पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस, उसमें मिल्क के स्टैंडर्ड्स जो है उसको डिफाइन किया गया है। उसमें फैट जो है वो 4.5% होनी चाहिए और LR उसकी 8.5 होनी चाहिए। अगर उस स्टैंडर्ड से जो भी दूध कम क्वालिटी का होता है तो वो आप समझ लें कि पंजाब फूड अथॉरिटी के रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर। ठीक है। तो उसमें हम अगर तो उसमें और किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती और अदरवाइज वो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है तो उस केस में हम डिस्कार्ड नहीं करते, उसको हम जुर्माना करते हैं। अच्छा। हैवी जुर्माना करते हैं ताकि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे। जहाँ पे मिलावट आती है, मिलावट में अब पानी के अलावा अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी इंसिडेंट्स मिलते हैं ऑफ एंड ऑन कि जिसमें फॉर्मलिन का मिलावट होती है, यूरिया की होती है, मुख्तलिफ और चीज़ों का प्रिजर्वेटिव, स्किम्ड मिल्क की होती है उसके फैट को बढ़ाने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली लोग ये करना शुरू हो गए हैं कि PFA के स्टैंडर्ड्स को अटेन करने के लिए वो खुश्क दूध मिलाना शुरू हो गया। अच्छा। ताकि उसकी फैट लेवल और LR जो है वो उसको अचीव कर सके। तो हम लोग विजिलेंट रहते हैं। लाहौर में तो ख़ास तौर पे हमने 6 एंट्री पॉइंट्स पे 24/7 हमारी व्हीकल्स होती हैं। ठीक है। ड्यूटियाँ लगती हैं एक्सचेंज करके, तो वो 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। जितना भी लाहौर में एंटर होता है दूध वो चेक होता है लैब में, मोबाइल लैब्स वहाँ पे खड़ी हैं, उसमें चेक होता है, जो पास होता है वो एंटर होता है लाहौर में, जो फेल होता है वो डिस्कार्ड कर दिया। सर, हर रोज़ हम देखते हैं कि ये खबर आती है कि इतने लीटर दूध जो है वो तल्फ किया गया है, लेकिन फिर भी ये जो माफिया है ये लगाम में नहीं आ रहा। इसमें क्या वजह? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सप्लाई और डिमांड का गैप है। हमारी प्रोडक्शन जो है इस वक्त वो हमारी डिमांड को मीट नहीं कर रही, इवन पंजाब की। ठीक है। तो वो जो गैप क्रिएट होता है वो किसी न किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली फिल करना होता है। मार्केट का ये एक रूल है। अब इसमें लाहौर की जो पॉपुलेशन है, लाहौर और जो आपके बड़े मेट्रोपॉलिटन है, फैसलाबाद उसमें आ जाता है, मुल्तान और रावलपिंडी। ठीक है। इन शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन जो है मिल्क की वो बहुत कम है। तो यहाँ पे दूध बेसिकली दूसरे एरियाज़ के पंजाब के वहाँ से इम्पोर्ट होता है, जिसमें लाहौर में ज़्यादातर आपके उकाड़ा से लेकर, कसूर से लेकर बहावल नगर तक के ज़िलों से लाहौर में दूध आता है डेली बेसिस पे। अच्छा। ठीक है। और कुछ केसेस में मंडी और सरगोदा से भी आता है, मंडी बहाउद्दीन से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो मेजर सप्लाई जाती है वो आपकी मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और इन रीजन से जाती है। गुजरात भी उसमें शामिल। ठीक है। तो ये जब यहाँ से बेसिकली ये यूनिट्स जो है अडल्ट्रेशन जहाँ पे होती है, जहाँ पे ख़ास तौर पे ये मुज़रे सेहत दूध बनाया जाता है जिसमें दूध नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ये बेसिकली इन पॉकेट्स में हो रही है। हमें पाकपतन में बहुत ज़्यादा केसेस मिले, ओकाड़ा में बहुत ज़्यादा केसेस मिले, और इसके अलावा बहावल नगर में 1-2 केसेस हमें इस तरह के मिले जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मेजर जो है साहिवाल डिवीजन का जो रीजन है वहाँ पे ये मेजर ये ज्यादा पाई जाती है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। अब हमें उसमें आगे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस पे एक्शंस करने का, जब हम जाके करते थे, एक हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की, उसमें हमारा ड्राइवर शहीद भी हो गया। अच्छा। हमने उस बंदे को पकड़ लिया, बहुत बड़ी मिकदार में हमने वहाँ पे डेली बेसिस पे दूध बनाया जाता था। हमने उस बंदे को पकड़ लिया, उसके सब खिलाफ तमाम एविडेंसेस दे दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 महीने बाद वो बंदा बेल पे रिहा हो जाता है। अच्छा। और वो दोबारा किसी और जगह पे किसी और पॉकेट में जाके वही काम शुरू कर देता। अब हमने गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी है एक लेजिस्लेशन के लिए, जिसमें हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एडल्ट्रेशन को नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दें। तो अगर ये इंशाल्लाह नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा तो होपफुली जब हम एक
ऐसे किसी भी आंसर पे हाथ डालेंगे तो फिर दोबारा वो उठने के काबिल नहीं रहेगा और इस काम में दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान मलिक, आप फील्ड में जाते रहते हैं और आपको पता भी है कि ये जो माफियाज हैं ये इनके पीछे किसी ना किसी की सरपरस्ती है तो ये काम कर रहे हैं। इनको पकड़ा भी जाता है, जुर्माने भी होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर दूध भी तल्फ होता है, फिर भी ये बाज ही नहीं आते। मुदीबा, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे भी जो दूध है उसमें तो पानी मिलाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। और शहर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने शहरियों की बात करनी है और शहर को साफ सुथरा जो गज़ा है वो फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसे अवलीन जिम्मेदारी में से है। शहर की इस पर खपत जो है, जो डिमांड है वो 45 लाख लीटर है। ठीक है। इसमें से शहर लाहौर में 4 से 5 लाख लीटर लोग जो यहाँ के फार्मर हैं वो शहरियों को देते हैं। ठीक है। बाकी 40 लाख तकरीबन दूध बाहर से आता है। डी साहब ने बताया साहिवाल, तो साहिवाल इसका मेन गढ़ है। वहाँ पे गायें भी बड़ी अच्छी मिलती है, दूध भी उनका ठीक होता है। मगर बहुत ही अफसोस की बात है कि वहाँ से ये दूध इस तरह से आ रहा है। अच्छा, मकसद ये है कि दरियाई पट्टी जो होती है वहाँ पे गायें ज़्यादा होती हैं, रूरल इलाके उसको लगते हैं। जैसे हमारी दरिया है, इसका बंद रोड है, वहाँ पे आप जाएं, जब भी जाएंगे आपको गायें भैंसें नजर आएंगे, नजर आएंगे, तरबेले नजर आएंगे, इनकी हवेलियाँ नजर आएंगी। वो इसलिए कि यहाँ पे गायें जो है आसानी से पल भी सकती है और दूध का मेयार भी ठीक होता है। अब बड़े अफसोस की बात है, कोई लोग जो है सूखा दूध डाल देते हैं, तो कोई लोग जो है बर्फ़ की पट्टियाँ डाल देते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है। सर्दी और गर्मी में फ़र्क होता है। गर्मी में बाजू का ये मैं थोड़ी सी फार्मर की बात करूँगा कि कई इलाकों में आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है, बिजली चली जाती है, जनरेटर बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपने दूध को बचाने के लिए उनको नज़र कुछ नहीं आता, वो बर्फ़ डाल देते हैं। जब वो बर्फ़ डालते हैं 4-5-6 घंटे का फ़र्क डलता है, तो जब वो लाहौर में आते हैं तो आगे एंट्री गेट पे उनका इस्तकबाल हो रहा होता है, उसको चेक किया जाता है, वो वहाँ पे दूध को तलब कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि दूध तलब करने की बजाय वो किसी कंपनी को दिया जाए ताकि फूड अथॉरिटी इससे भी चेक करवाए कि इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तलब करना जरा अजीब सा ही हो जाता है। दूध तो वही है ना जो सब पी रहे हैं, तो दूध के साथ तलब का लफ्ज जो होता है वो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, खाना तलफ नहीं करना चाहिए, खाने को देख लेना चाहिए कि ये किसी के इस्तेमाल में चला जाए। अच्छा, ये एक अलग चीज़ है। दूसरा, डी साहब ने अभी बताया कि हमने नॉन अवेलेबल ऑफेंस, इसको, ये बहुत बड़ी खबर है। ये तो हो जाए तो कमाल हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, जो करेगा उसको पता होगा भाई अब मैंने छूटना नहीं है। और मैं कहता हूँ जुर्माना तो किसी सूरत में होना ही नहीं चाहिए। बंदा 6 महीने जेल की हवा खाए, उसको पता लग जाएगा कि अब मैं पकड़ा गया तो इन्होंने 6 की बजाय 1 साल नहीं 3 साल करवाना है। बिल्कुल ऐसे। अब यही सूरत हाल ये नहीं है कि ये सिर्फ फूड अथॉरिटी के साथ है, ये आपके जो ज़िला इंतजामिया है, अगर ये भी कोई रोटी महंगी बेचता है, कोई अपना वजन बढ़ाता है, कम करता है, तो उसको अगर पकड़ के जुर्माना करते हैं तो जुर्माने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। वो तो सिर्फ आपके रेवेन्यू जनरेट हुआ, बंदा कहेगा अच्छा जी 4000 आज कमाया था, कल मैं 6000 और कमा लूंगा, पैसे पूरे कर लूंगा। अगर बंदा पकड़ा जाता है और लोगों की जिम्मेदारी को वो निभा नहीं रहा होता, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है और मिलावट कर रहा होता है, तो उसके लिए जुर्माना नहीं बल्कि सज़ा होना चाहिए। और सज़ा के बाद परसू होनी चाहिए कि ये बंदा आपकी रेड लिस्ट में है, पहले उसको एक लिस्ट में डाले, जिस तरह पासपोर्ट होता है, जिस तरह कोई भी इंटरनेशनल कवानीन। ये भी आप अभी मेरे डी साहब साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड रखे हुए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे रखे हुए हैं, अपने LRI का, अपने फैट का। दूध एक मेन ग़िज़ा है। और मैं आपको बताऊँ, कैप्टन समान का अगर मैं नाम ना लूँ तो अच्छी बात नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है फूड अथॉरिटी में। उन्होंने एक ना, जब ये इनका पॉस्टराइज पे मामला चला तो उन्होंने ना मीट की प्रेस बुलाई, तो उन्होंने कहा सारों को, जर्नलिस्ट को बुलाकर उन्होंने कहा कि आपने कभी देखा है कि गांव का बच्चा मजबूत और लंबा क्यों होता है और शहर के बच्चे का कद और जो ख़वातीन है जो स्पेशल, उनका कद दरमियाना क्यों होता है। अच्छा, मैंने दोबारा अपने गाँव को देखा, पसरूर, सियालकोट, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा क्या कहते, दूध है, बिल्कुल ऐसे ही है, मिलावट से भरा हुआ। शहर के लोग दूध वैसे भी कम पीते हैं और वहाँ के लोग दूध ज्यादा पीते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो दूध ताज़ा पीते हैं, हमें दूध आते आते 9 घंटे लग जाता है। अब सर एक सवाल मेरा अपना ये है कि 8 से 9 घंटे, 5 से 6 घंटे का ये जो फर्क आता है, इसको किस तरह से हम खत्म करेंगे? शहर लाहौर को कब ताज़ा दूध मिलेगा जिस तरह गांव के लोग पीते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का तो बेसिकली एक मेजर इशू है। मिल्क को ट्रांसपोर्ट करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए। तो इसमें एक तो हमने मिनिमम पेस्चराइजेशन लॉ एक बनाया था, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो पेस्चराइज्ड मिल्क पे चला जाए। जिसमें पेस्चराइज्ड में ये होता है कि आप अबव 60 डिग्री उसको बॉयल करते हैं और उसका
पैकिंग के बाद शेल्फ लाइफ दूध की बढ़ जाती है, यानी कि जहाँ पे आपका दूध 24 घंटे में ख़राब होना है वो 1 हफ्ते बाद ख़राब होगा, उससे पहले वो यूजेबल और अच्छा हेल्दी दूध होगा। तो एक तो हमने वो इसमें लेजिस्लेशन ऑलरेडी की है, इसमें हमारी रेगुलेशंस के मुताबिक हम बिज़नेस एडजस्टमेंट टाइम देते हैं, जो कि हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें मिल्क एसोसिएशंस हैं उनको दिया हुआ है कि 2022 तक हम इस पे वर्किंग कर लेते हैं, आप लोग अपने बिजनेस की एडजस्टमेंट के हवाले से इसमें काम कर लें। तो 2022 में हमारा प्रॉबेबली उसको हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसके साथ ही पेस्चराइजेशन के साथ एक कॉन्सेप्ट हमारा, क्योंकि कल्चरल एक इशू है कि हमें ताज़ा और खुला दूध ज़्यादा पसंद है लोगों को। लोग समझते हैं कि जो भी पैक मिल्क है किसी भी फॉर्म में वो उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव मिला होता है या वो शायद खालिस नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बेसिकली चेंज थोड़ा सा पब्लिक आपके तवज्जुह से करना चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं पेस्चराइजेशन या पैकिंग की, तो हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि उसमें स्किम्ड मिल्क मिलाया जाए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाए। हमारा मकसद है कि उसको बॉयल किया जाए और एक उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि हम पेस्चराइजेशन को भी उस हद तक इंसिस्ट नहीं करते, PFA की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि आपकी एक प्रॉपर फूड ग्रेड पैकिंग होनी चाहिए। आप ग्लास बॉटल में पैक करके प्रोवाइड करें कस्टमर को, आप पाउच पैक में पैक करें, वो सस्ती पैकिंग है उसकी, मतलब उसकी मशीन भी सस्ती मिलती है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि पब्लिक को जो दूध जाए, पब्लिक को पता हो कि ये इसके ऊपर इसका एड्रेस लिखा हुआ है, मुझे प्रोवाइड जो कर रहा है इस बंदे का एड्रेस है। कल को वो ये नहीं गवाला कह सकता कि जी मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मैंने तो 50 लोगों से लिया था, मुझे नहीं पता। वो जो बंदा उसको पैक करके दे रहा होगा वो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक चीज़ हम जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इसमें हमें पब्लिक की तरफ से बहुत सपोर्ट चाहिए। पब्लिक की जो एक फिलॉसफी है, एक साइकोलॉजी है, उसको चेंज करने पे हमने एक कैंपेन रन कर दी है। अभी लाहौर में हम इसको पायलट करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें मीडिया की भी डेफिनेटली ज़रूरत होगी सपोर्ट की, कि वो जो एक हमारा सदियों से चला आ रहा है सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है कि वो खालिस दूध और सामने जो दूध होता है उसको लोग पसंद करते हैं, और पैक्ड मिल्क को हमेशा ये समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव है या कोई केमिकल है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर मुझे बताइए, जो आप लोग रोजाना की बुनियाद पर नाकिस दूध पकड़ते हैं, ये रैंडम चेकिंग के दौरान पकड़ते हैं या आप लोगों के पास कोई एविडेंस होते हैं, पहले से ही मालूमात, ठोस मालूमात होती है? सोर्स इन्फॉर्मेशन भी आती हैं। अच्छा। बेसिकली इनका जो लोकेशन जहाँ पे ये बना रहे होते हैं, वो जब हम उस पर करते हैं तो वो हमें सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके आज सुबह भी हमने मुल्तान में एक 5000 लीटर की एक गाड़ी पकड़ी, जिसका हमें पता चला कि यहाँ से रवाना हो रही है, उसमें स्किम्ड मिल्क और दूसरी चीज़ें मिली हुई थी। तो इसी तरह हमारे विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था पिछले प्रोग्राम में भी, ये विजिलेंस ऑफिसर हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो विजिलेंस पे ही होते हैं, वो सोर्स इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसकी हम रैकी करते हैं। रैकी पे जब हमें पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर हम ऑपरेट करते हैं। तो सर मुझे बताइएगा कि PFA जो फूड स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है? क्या आपको अगर कोई अपना रेस्टोरेंट या होटल खोलना है तो उसके लिए PFA की जानिब से एक लाइसेंस भी दरकार होता है? जी बेशक। हाँ। इसमें रजिस्ट्रेशन होती है, बिजनेस की लाइसेंस चाहिए होता है, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए लेबल आपने अप्रूव करवाना होता है। अच्छा। और ये सारा ऑनलाइन हो सकता है, इसमें बहुत रेयरली आपको कभी PFA का चक्कर लगाना पड़ता है, वरना ये सारा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर जब तक हम देखते हैं कि जब तक छापे नहीं मारे जाते, वो चाहे रेस्टोरेंट्स हो, होटल हो या छोटा सा रेडी ही क्यों ना हो, जब तक उस पर छापे नहीं मारे जाते, वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते, तो क्या सिर्फ छापे मारना ही इसका मुस्तकिल हल है? नहीं, इसमें दो तरह की इंटरवेंशंस होती है। हमेशा जब भी आपने किसी चीज़ को चेंज करना है, किसी कल्चर को, एक स्टेटस को चेंज करना है, तो आपको बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरवेंशंस के साथ जाना पड़ता है। ये तो हार्ड इंटरवेंशन है जो PFA काफ़ी अरसे से, अब 3-4 साल से कर रही है। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, अवेयरनेस आई है, लोगों को पता चला कि हमने बिजनेसेस चलाने कैसे हैं। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ पैरेलल हमें सॉफ्ट इंटरवेंशन पे भी जाना है। सॉफ्ट इंटरवेंशन में हम इनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, हम इनकी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं। हम इसके साथ हम अभी इस साल में 3 प्रोग्राम हमने लॉन्च करने हैं, जिसमें हम एक स्टार रेटिंग का सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें हम रेटिंग करेंगे 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक रेस्टोरेंट्स की। अच्छा। जिसमें हम उनको, पब्लिक को ये पता होगा, वो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी और हर रेस्टोरेंट के बाहर वो चिस्पा होगी PFA की स्टार रेटिंग। ठीक है। जिससे पब्लिक को पता चलेगा कि ये 1 स्टार है तो इसमें
हाइजीन का क्या स्टैंडर्ड है और इसकी क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड है, यहाँ पे सर्विसेज का क्या स्टैंडर्ड है, तो पब्लिक कैन सेट सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट कि मुझे यहाँ पे इतने पैसों में ये चीज़ मिलेगी तो मैं आई वुड प्रेफर दिस वन। अगर 4 स्टार है तो उसको पता होगा कि अब इसमें कॉस्ट जाहिर है उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ये एक तरह से हम इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं इंडस्ट्री को, यही रेप्लिकेट करेंगे तमाम फूड इंडस्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स पे भी। इसको हम इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम इसको लॉन्च कर देंगे और इसके बाद हम इनके एक अवार्ड भी करेंगे जिसमें जो टॉपर्स होंगे रेस्टोरेंट के, जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, उनको हम अवार्ड भी देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इमरान, हम देखते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी छापे भी मारती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे भी छापे मारते हैं। उस टाइम तो वो सफाई का जो निज़ाम होता है बहुत बेहतरीन कर लेते हैं, जैसे ही लोग जाते हैं दोबारा से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मुनीबा, मैं इससे भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि डी साहब ने भी कहा कि 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो मेरा ख्याल है कि जिसने 5-10 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया कारोबार पे लगाया है तो उसके पास शेफ भी बड़े अच्छे होंगे, बिल्कुल उसके पास सफाई का, क्योंकि आज तक हमने ये नहीं देखा कि पीसी होटल या किसी भी होटल के अंदर जो है वो सफाई नाकिस पाई जा रही हो। वो अपने सिस्टम, उनके अपने अंदर ही पॉलिसीज़ होती हैं और ज़ाहिर बात है वहाँ पे हर बंदा जो है वो काम कर रहा होता है। अब अगर ये हो जाता है तो वो जो कारोबार कर रहे हैं उनको तो ये खुद करना चाहिए, क्योंकि गाहकी उनकी बढ़नी है और फूड अथॉरिटी उनको ये किस्म का हेल्प कर रही है। एक अच्छा इनिशिएटिव फिर फूड अथॉरिटी ले रही है, वो तो नहीं ले रहे। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको कहूँगा कि जब छापा पड़ता है तो उसके बाद सफाई का आखिरकार ख्याल आ ही जाता है। ये ख्याल लाहौर शहर में, क्योंकि लाहौरी हैं, हम भूल जाते हैं हाँ। और हमें बड़े प्यार से मनाए, ये इनका स्टाइल है और ये हुस्न है कि शोर शराबा हाँ। और ये छापे वगैरह, ये लाहौर में अब ना लाहौरियों को पता चल गया है, तो वो स्कूल में रहते हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने आना है, तमाम को कहेंगे आज आपने नाखून साफ कर लेने हैं, आज आपने कैप पहन के रखनी है, जाली का इस्तेमाल करना है और बिलीव करें हम देखते भी हैं। अच्छा, हम लक्ष्मी चले जाते हैं तो लक्ष्मी में हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड तो वैसा नजर नहीं आता, मगर ये लाजमी नजर आता है कि जाली लगी हुई है। ये लाजमी, हम ना बाजू का दूर की आंख से देखते हैं, आम आदमी नहीं देखता ये इसको। हम उसके नाखून देख रहे होते हैं, उसके हाथ देख रहे होते हैं, उसकी सफाई नफासत देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं कि इनको कहीं ना फूड अथॉरिटी का दूर की आंख वाला कैमरा नज़र आ रहा होता है कि अभी ना आ जाए। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, फार्मर हैं, तो वो 3-4 दिन पहले मेरे पास बैठे हुए थे, कहते यार कोई आए ना आए, रोजाना मेरे ना वो उसको तबेला कहते हैं हवेली को, वहाँ पे फूड अथॉरिटी लाजमी आती है। मैंने कहा वो क्या लेने आती है? भाई वो शाम को आके चेक करते हैं कि आपकी कोई गाय बीमार है या नहीं है। कहता है मैं कहता हूँ कि नहीं है, तो वो फिर भी हो जाती है, मेरा क्या कसूर है, क्योंकि उसके पास है इसको 55। तो कहता है अगर 55 है तो 55 में से कम से कम मेरी 1 या 2 गायें लाजमी बीमार होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी बड़ी हवेली है। तो वो मुझे बता रहा था कि इस तरीके से पहले मेरी ऑस्ट्रेलियन में थी, अब मैंने अमेरिकन में कन्वर्ट करवा दी। वो मुझे बड़े अच्छा मेरे लिए ना वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट हो रही थी उस वक्त। फिर वो बहुत सारी चीज़ें बता चुका कि जिस तरीके से वो करते, कहता मगर मैं 2 नंबरी नहीं करता, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता। मैं कहा पानी में दूध तो मिलाते हैं हंसवर आगे से। वो कहते नहीं, इस तरह नहीं है, पैसे वैसे भी कमाए जा सकते हैं। और कहते हैं बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। उससे मैंने फिर ये जो अब मिल्क पैक डब्बा पैक करने जा रहे हैं इसके ऊपर पूछा। कहता है इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मैं डी साहब की बात को वेट करूंगा और लोगों ने भी वेट किया हुआ है। और इसके बाद जो जर्नलिस्ट जो वहाँ पे आए, मीडिया प्रेस मिलाई कैप्टन उस्मान साहब ने, उन्होंने भी वेट किया कि कम से कम जिस चीज़ को हम पकड़ना चाहते हैं, ये जो हम कहते हैं रोज छापे मारते हैं, जब दूध पैक हो जाएगा तो उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, उसका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, उसको पकड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये माफियाज का भी जो है ना ये झंझट ये खत्म हो जाएगा। तो सर ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों की जानिब से लिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मार्केट में आएगा और हम ये तमाम तर माफिया से जान छुड़वा सकते हैं। रफाकत अली निस्वाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और इमरान अकबर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। जनाब यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तरातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन,
अल्लाह ने इंसान को वो कुव्वत बख्शी है कि जब वो कुछ भी करने का इरादा कर लेता है तो वो कर गुजरता है। उसकी ताज़ा मिसाल वो नौजवान जिसे शमशाल में मंगलक सर करने वाली मुहिम जो बहुत छोटा समझकर साथ ले जाने पर तैयार ना थे। इस नौजवान ने उस 19 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और वो नौजवान है पाकिस्तान का बेटा शहरोज काशिफ, जो ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बन गए हैं बल्कि पाकिस्तान के कम तरीन एवरेस्ट सर करने वाले कोहे पैमा का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने महज 19 बरस की उम्र में 8,849 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, ये इंतहाई मुश्किल सफर कैसा रहा, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के कम उम्र तरीन माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा शहरोज काशिफ। शहरोज, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। शहरोज, आप माउंट एवरेस्ट सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहे पैमा का एजाज अपने नाम आपने किया है, तो मुझे बताइएगा ये कितना मुश्किल रहा ये सफर और कितने सालों की मेहनत है ये आपकी? ये मेरी 8 सालों की मेहनत है। 11 साल से जो है वो मैंने इस चीज का आगाज किया था और जब मैंने सबसे पहली चोटी सर की थी तो मैं तकरीबन उस वक्त 11 साल का था और 13 साल की उम्र में जो है वो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू दिया था जिसमें बहुत ज्यादा नर्वस था और मैंने उसमें एक लाइन कही थी कि K2 और माउंट एवरेस्ट तो मैंने करना ही करना है। तो शायद वो कुछ लोगों के लिए खाली एक 14 साल के बच्चे के अल्फाज थे, लेकिन आई रियली मेंट इट और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो माउंट एवरेस्ट सर करके अब नेक्स्ट एक्सपीडिशन की तैयारी कर रहा हूँ। शहरोज, कितना मुश्किल था ये सफ़र, हमें कुछ बताइएगा। जब आपने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, समिट कर लिया, उसकी चोटी तक पहुंच गए, तो क्या महसूस क्या कर रहे थे, क्या फीलिंग थी? फीलिंग तो यही थी कि आप जो है वो दुनिया के वो उन खुशकिस्मत इंसानों में से एक हो जिनको ये मंजर देखने का मौका नसीब हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि आप शहरोज अकेले नहीं आए, आप अपने पूरे मुल्क को साथ लेके आए हो, ये पूरे मुल्क की अचीवमेंट है। और तीसरी मुझे जो फीलिंग आई थी, जो सबसे मजेदार मेरे लिए जो था, कि हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान का कौमी तराना दुनिया के टॉप पे गाया गया। ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग भी है और प्राउड मोमेंट भी होगा मेरे ख्याल से उस वक्त आपके लिए। शहरोज, मुझे बताइएगा कितने दिनों में आपने जो माउंट एवरेस्ट है इसको सर किया था, कितने दिन लगे आपको? मैंने 70 डेज आप डेज एंड नाइट आप बस कोहे पैमाई करते रहे? जी, 70 डेज में जो है वो बर्फों में, तूफानों में, बर्फ के तोदों से खेलता रहा। अच्छा, और मतलब क्या खौफ कभी नहीं आया आपको कि आप जा रहे हैं और कुछ पता नहीं क्या हादसा पेश आ जाए? नहीं, नेगेटिव तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। हादसा भी पेश आ जाते हैं, आंखों के सामने होता है सब कुछ, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर रुकना ही है तो पिछले जो 8 साल का सफर किया वो किसके लिए किया है, तो रुकना नहीं है बिल्कुल भी, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने बिल्कुल। शहरोज, फिजिकली किन किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ा उस सफर के दौरान, फ्रॉस्ट बाइट भी, और क्या आप अब फिजिकली रिकवर हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की दुआओं के साथ जो है वो बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत इशू है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह अगले ही 2 महीने के बाद जो है वो मैं एक और चोटी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, वो कौन सी चोटी के लिए आप जा रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? वो मनासलू है, 4th डेडलीस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, 8th हाईएस्ट माउंटेन। और क्या आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, कितनी चोटियां आपने जो है वो सर करनी है? फ्यूचर प्लान यही है कि 14 पीक्स हैं दुनिया के अंदर, तो मैं जो है उसको इंशाल्लाह वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर बनूंगा, उसको समझ करने वाला। बिल्कुल, ये आपका फ्यूचर प्लान है। लेकिन शहरोज, बैकग्राउंड में अगर चले जाएं तो मुझे बताइए कि ये शौक कैसे पैदा हुआ आपके दिल में, कैसे आया कि मैंने कोहे पैमा ही बनना है, क्योंकि ये शौक जो है बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। अब बेसिकली वो नहीं था, आपको पता है कि शुरू से ही आपको सिर्फ 2 बातें सिखाई जाती हैं कि आपने या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या डिग्री लेके आनी है। तो बेसिकली मेरा गोल ये था, मेरा एम ये था कि मैंने लाइफ में कुछ एडवेंचरस करना है।
मतलब एक ही एक जिंदगी है, उसको भी डिग्री के पीछे ही गुजार देंगे तो एडवेंचर कहाँ गया फिर। तो आई थिंक यू ओनली लिव वंस एंड यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। तो आपको बेशक आप डिग्री करें, आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइफ में जो है ना वो स्पाइस भी रखना चाहिए। तो मैंने भी इसी चीज को फॉलो किया और उसके बाद जो है वो मैंने 3000 मीटर की चोटी से स्टार्ट किया इसका, 3000 मीटर्स, और आज मैं दुनिया की बुलंदतरीन चोटी समिट कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस वजह से ही पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन भी है और पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन करें। शहरोज, कल एक इनॉग्रेशन थी, एक इवेंट आपके लिए मुनक्किद किया गया था जिसमें आपको एम्बेसडर भी बनाया गया है, उस हवाले से हमें बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राय तैमूर भट्टी साहब जिन्होंने इस चीज की अनाउंसमेंट की है उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं जो है वो इस चीज पे खुश भी बहुत हूँ कि आफ्टर 8 years जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू हुई है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड होप सो के आने वाले जो हमारे क्लाइंबर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी होगा जहाँ से उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा। अभी एक जिस तरह वो कहते हैं कि एक नस्ल को जो है वो बीज बोना पड़ता है और फिर फल जो है वो पूरी आने वाली नस्लें खाती हैं, तो आई थिंक सो के एक बीज बो दिया गया है, और अगर मैं नहीं तो आने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस फल को खा सके। और आपने बोला कि 8 साल बाद आपको हुकूमत की जानिब से ये खैर सगाली सफ़ीर बनाया गया है, क्या उससे पहले कभी भी ताउन नहीं किया हुकूमत ने आपके साथ? नहीं, उससे पहले ताउन नहीं किया, लेकिन आई थिंक सो कि ये स्लो प्रोसेस होता है, ये ग्रेजुअली वर्क करता है एंड आई एम हैप्पी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी गवर्नमेंट का भी, और होप सो के जो मेरे आने वाले नेक्स्ट एक्सपीडिशंस हैं उस पे ना सिर्फ मैं जाऊंगा बल्कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को ओन करेगी। अच्छा। ये पाकिस्तान का लड़का है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो शेरोज, आगे जो आप करने जा रहे हैं, जो आपने हमें प्लान बताया है कि एक और चोटी आपने सर करनी है, वो उसका खर्चा आप खुद ही उठा रहे हैं या गवर्नमेंट उसका सारा जितना भी एक्सपेंस होगा वो उठाएगी? देखिए अभी तो इस चीज का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन बात अगर आती है अपने खर्चे की तो आई थिंक सो कि 8 साल में जो है वो मैं अपने ही खर्चे पे इस एक्सपीडिशन को कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो कि अब दिस इज द टाइम कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो स्टेप फॉरवर्ड करें और इस कैंपेन का, इस एक्सपीडिशन का, इस लेगेसी का जो एक अजीम माउंटेनियर की लेगेसी है अली सतपारा की, उस चीज का पार्ट बन। तो आई थिंक सो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो इस चीज में आगे आएंगे। बिल्कुल शहरोज, आपके साथ हमारी बेस्ट विशेस हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब दोबारा वो एक नए जो काम है आपका वो सर अंजाम देकर आएंगे, चोटी सर करके आएंगे, तो हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे दोबारा उस जर्नी के बारे में जानेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया शहरोज कि आपने हमें वक्त दिया, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हुकूमत इनके साथ ताउन करी है ये बड़ा ही अच्छा इकदाम है, और हम चाहते हैं कि इस तरह का जो टैलेंट है पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है उनके साथ ताउन किया भी जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से। तो सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आज बताएंगी योगा फॉर ग्लोइंग स्किन। ये मेरे ख्याल से हर कोई ही चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे, तो देखते हैं कि सुलाफे हमें कौन कौन से टिप्स देने वाली हैं ये ग्लोइंग स्किन के हवाले से। जी सुलाफे, आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर ग्लोइंग स्किन। अच्छा, ये ज़्यादातर ख़वातीन इस हवाले से सेंटी होती हैं, हमने सुना है, लेकिन मेरे देखने में ये भी आया कि जो मेल्स भी होते हैं वो भी इस चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमारी स्किन किसी तरीके अच्छी होनी चाहिए। सो लड़कियां या लड़के सब मुतवज्जे हो जाएं कि किस तरह से आप योगा के ज़रिए ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ हो आपको एक एफर्मेशन याद करनी होगी, और वो क्या होगी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई क्लियर स्किन। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई एक्नी का इश्यू होता है या कोई भी चीज़ हमारे फेस पे ब्रेकआउट या कुछ भी हो रहा होता है तो हम अक्सर कहते हैं अब मुझे ये चीज़ हो रही है। उसके बाद आप आईने में जितनी दफ़ा उस चीज़ को देखते हैं वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये होता है जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं एनर्जी उस चीज़ को उतना ही ग्रोथ में ले आएगी, उतना ही फोकस आपका बढ़ेगा, उतनी ही वो चीज़ ग्रो करेगी। तो आपको क्लियर स्किन की तरफ सबसे पहले आपको अपना ध्यान वहाँ लगाना होगा।
अब इसके अलावा टिप क्या होती है, तमाम एक्सरसाइजेस या योगा के वो पोजेस जिसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई है आपके लिए बेहतर हो, उससे पहले स्किन को एक्टिवेट किस तरह करना है। जब आप सुबह उठें या आप बैठे हुए हैं अपने काउच पे है कहीं भी, आपने स्किन टैपिंग शुरू कर दी। इस वक्त पर मैं अपने फेस को टच कर रही हूँ, सो इसके लिए माफी, लेकिन आपने ये करना है कि आपने इस तरह से स्किन को टैप करना शुरू कर दिया। बट रिमेंबर, इसमें आपको सेंटी बिल्कुल नहीं होना। फेस को, स्पेशली अपनी स्किन को बहुत ज्यादा जेंटल होकर आप ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अब वो जो तमाम पोज जो आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, अब उसमें क्या आएगा, फिश पोज। सबसे पहले उसमें आपको क्या करना है, आप अपने मैट पर आ गए या कोई भी जो जगह है आपके पास, आप वहां पर आए। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद कंफर्टेबली आप इस पोजीशन में जाएंगे, इसमें आपको जर्क नहीं लगनी चाहिए। अब आपने अपने हाथों से आराम से पीछे गए, अपने पाँव को बिल्कुल आप रिलैक्स छोड़ दें और उसके बाद अपने हाथों को एक लेवल पर सेट करने के बाद यहां अब इस पोज में आपको रहने के लिए क्या करना है, आपने 30 सेकंड तक गुजारने हैं इसके अंदर। एक चीज बता दूं, अगर मैं योगा बताऊं ग्लोइंग स्किन के लिए या किसी भी चीज के क्योर के लिए, तो साथ ही साथ ये वेट लॉस के लिए भी होता है, इसलिए ये आपका वर्कआउट भी होगा। फिश पोज अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी स्किन भी अच्छा करेगा, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, आपका वेट भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा योग मुद्रा, यानी कि आपके फेस पे थोड़ा सा प्रेशर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को आपने पीछे लॉक कर लिया। लॉक करेंगे या बांध सकते हैं या सल्यूट में जा सकते हैं आप पीछे। आपने लॉक किया और इनहेल करते हुए आप अपनी नीज पर आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। आप इसको बहुत स्लो स्लो करेंगे। एक्सहेल। ये चीज करने के बाद आप सामने भी जा सकते हैं। अगर आप सामने जाते हैं तो साथ ही साथ आपका जो बेली फैट है वो भी टारगेट होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोइंग स्किन की कि वो किस तरह से आप पा सकते हैं। अब इसके अलावा आपकी एक चीज आती है जो कोबरा पोज। कोबरा पोज हो, यानी कि आपके बात हो रही हो वर्कआउट की या योगा की, तो कोबरा पोज जरूर आता है। और वो किस तरह से होगा कि आपने अपने मैट पर इस तरह से पोजीशन ली और उसके बाद आपने जस्ट लाई डाउन और यहां पर आपने रहते हुए खुद को आर्च में ले गए। जब आर्च में जाएंगे आप बात नहीं करेंगे। आर्च में लेकर जाने के बाद अगर आप इस पोजीशन में रेस्ट करते हैं, यानी अपने हाथों को आप अपनी थाइज के नीचे रख लेते हैं, इसमें रेस्ट करते हैं, तो आपके जो ब्लड की सप्लाई है स्पेशली आपके फेशियल एरिया में वो बहुत अच्छी हो जाती है और इस वजह से आपकी जो स्किन है वो अच्छी होगी। स्किन के जो इश्यूज जो भी आपको आ रहे हैं, ड्राई है जो भी, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगी। योगा जो है, चाहे आपका मेटाबॉलिक रेट हो या आपका कोई भी इशू हो, उसको एक अल्टीमेट लेवल पर लाकर उसको छोड़ देती है। तो आपको इस तरह से इस चीज का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा स्पाइनल ट्विस्ट, जितनी चीजें बताई जा रही हैं 30 सेकंड्स तक आप इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफा। आपने क्या किया, स्पाइनल ट्विस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि स्किन के लिए है। यहां आप अपना हाथ एक थाई पर रखेंगे। बिगिनर्स हैं तो अपना हाथ पीछे ही रहेगा, लेकिन यहां पर आप सांस लेते रहेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, switch side, inhale and exhale। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि हो सकता है कि ये स्ट्रेस की वजह से भी हो। जाहिर है कि आपके जो अंदर चल रहा होता है सेम वैसे ही वही आपके बाहर दिख रहा होता है। आपके चेहरे पर अगर आप थके हुए हैं तो फिटीग दिखेगी, आप थके हैं या आप स्ट्रेस में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो सब आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज इसमें स्वॉलो योर ब्रेथ, जो कि एंटी एजिंग के लिए और आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। स्वॉलो योर ब्रेथ मीन्स कि आप अपनी ब्रेथ को स्वॉलो करेंगे। कैसे, इनहेल, स्वॉलो एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल, swallow and exhale। अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी टफ लग रही हैं तो उससे भी एक आसान चीज क्या होगी कि सिर्फ आप जिस पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं आपने अपनी नेक पर हाथ रखा, इनहेल किया, एक्सहेल और चिन को अपनी चेस्ट पर लगा देंगे। अगेन इन। जनाब सलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सलाफ़े, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।